देखिए भाई बच्चों, नेक्स्ट पीरियड है एक्टिव पैसिव का। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, उससे आगे जो और डिफरेंट एग्जाम्पल हमने देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इस सब्जेक्ट में, इस पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ जाए। तो जो नेक्स्ट मुझे सेंटेंस दिखाई दे रहा है ये काफ़ी अच्छा है। यह है ए स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड। ए स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड। इसका मैं पैसिव बनाना है। स्ट्रक मतलब होता है टकराना। बाकी कौन सा टेंस है बताइए? पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म स्ट्रक, STRUCK। तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा? तो वाज आएगा या वर आएगा। अब तो काफी हैबिचुअल से होगी। बाकी पहले से पार्ट ऑफ स्पीच कर लेते हैं। ये जो ए स्टोन है क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो स्ट्रक है मेन वर्ब हो गई। ये जो मी है ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी शायद। अब वही जो मैं फंक्शन लिखता हूं दोबारा से मैं लिख लेता हूं आज के लिए, हालांकि तो याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ये हमारा फंक्शन हो गया। क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है तो फिर वही कहां से स्टार्ट करें? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ऑब्जेक्ट जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है? मी दिखाई दे रहा है। तो मी जब इधर आएगा दैट मींस वो सब्जेक्ट बनेगा, तो आई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जब हम आई को ग्रामर में पहचानते हैं कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो हमें बताया जाता है कि प्लूरल है। और मैं लिखता भी हूं आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल होते हैं। और ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं। कई बार बात हो चुकी है इस विषय में। तो स्टूडेंट का दिमाग ये कहता है कि जब प्लूरल बताया गया है तो वाज नहीं आना चाहिए, वर आना चाहिए। लेकिन साथ साथ में ये कहता हूं कि आई कहीं तो सिंगुलर बनता है और कहीं प्लूरल बनता है। अगर आप हैव और हैव में कंपैरिजन करोगे तो क्या आता है? हैव आता है ना। मैंने ये काम कर लिया, आई हैव डन दिस वर्क। आप आई के साथ कभी हैव का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब वाज और वर में कंपैरिजन करेंगे तो वाज आएगा, क्योंकि आई एज ए टीम भी होता है और एज ए इंडिविजुअल भी होता है। तो ये हमें देखना पड़ता है कि साथ ही कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसे सूट करेगी किस सेंटेंस में। ठीक है, तो जब वाज और वर की बात होगी तो क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर बनाएंगे। है ये प्लूरल, लेकिन जो अपने साथ लेगा क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा जब हम वाज और वर में कंपैरिजन करेंगे। और हैव और हैव में करेंगे तो हैव लेगा। ये बात हम कर चुके हैं। तो ये हो गया बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब आ गई। नोट इसमें है नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड इसमें आता नहीं है। फिर क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्स्ट्रा वर्ड से मतलब बी, बीन और बीन। पास्ट इंडेफिनिट में इन तीनों में से कोई भी शब्द नहीं आता। फिर यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक ही होती है। तो STRUCK थर्ड फॉर्म हो गई। फिर रिमेनिंग पार्ट आएगा ऑन द हेड, ऑन द हेड। फिर क्या आएगा? बाई, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि ए स्टोन। तो ये इसका पैसिव बन गया। आई वाज स्ट्रक ऑन द हेड बाई अ स्टोन। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है, जिसे उतारना है साथ साथ लिखते रहो, जिसे ना उतारना हो बाद में फोटो क्लिक कर लिया करो। जिसे लगता हो कि भाई साथ साथ नहीं उतार सकता हूँ, समझने में दिक्कत आती है मुझे, वो बाद में फोटो क्लिक कर लिया करो, फिर घर पे जाकर उसे एक्सप्लेन करके अच्छे से उतार लिया करो। उसके बाद है बच्चों एक, द रोमन्स एक्सपेक्टेड, द रोमन्स expected to conquer Carthage, to conquer
कार्थेज, CARTHAGE। ये सेंटेंस काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और डिफरेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये इंपोर्टेंट, चेंज भी नहीं होने का। जितनी बार मैं देख चुका हूँ ये का यही एज मिला है आपको लिखा हुआ, कोई भी चेंज नहीं होने का। तो पहले तो पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कौन सा टेंस है, बताइए। पास्ट इंडेफिनिट। तो फिर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं बच्चों। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये जो एक्सपेक्टेड है ये मेन वर्ब हो गई, ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है, ये जो कॉन्क्यूर है ये फिर वर्ब है, और ये जो कार्थेज है ये ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसे क्या कहना चाह रहा है, रोमन्स तो आप जानते ही, रोमन्स जो रोम में रहते हैं, तो रोमन्स को उम्मीद थी कि वे कार्थेज को जीत लेंगे। कॉन्क्यूर में क्या होता है, जीतना। कार्थेज जो है किसी स्थान का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, मतलब एक तरह से नाउन है, ठीक है, ये इसका सेंस है। लेकिन ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्यों, दो वर्ब आ रही है। मैं बार बार आपको नोटिस करता हूं कि जब दो वर्ब आ जाए तो कुछ चेंजेस होने चाहिए, और वो होके रहते हैं। वर्ब टेंस की जो पहचान हो जाती है वो तो पहली वर्ब से ही हो जाएगी, जैसा आपने बता दिया कि भैया पास्ट इंडेफिनिट है, इस टू कॉन्क्यूर को हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो दिस कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी एन इन्फिनेटिव। ठीक, अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। अगर आप इसे साधारण तरीके से पैसिव बनाना चाहोगे तो बनेगा भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहीं है ही, फिर वही बात मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगा लेंगे, सम्मन लगा सकते हैं। अगर मैंने सम्मन लगा भी लिया और बना के दिखाने की कोशिश भी की तो सेंस नहीं मैच करेगी। देखिए क्या करेंगे, यहां मैंने लिख दिया सम्मन, ठीक, सम्मन क्या होता है, सिंगुलर, तो फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। सम्मन वाज एक्सपेक्टेड, सॉरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड, सम्मन वाज एक्सपेक्टेड, फिर ये हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट टू कॉन्क्यूर कार्थेज और बाय द रोमन्स। ठीक, ये हमारा सिंपल वे हो गया, इसे लिख के भी दिखाई देता हूं मैं। अभी मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कहीं भी और ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, तो मैं क्या लिख लूंगा अपने पास से, सम्मन लिख लूंगा। सम्मन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्सपेक्टेड, वो दे रखी है, फिर रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा टू कॉन्क्यूर कार्थेज, उसके बाद क्या बचा, बाय द रोमन्स। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक, अब दोबारा बना के दिखाते हैं इसे, जो थोड़ा सा और इंप्रेसिव है। ये जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट माने क्या होता है, उम्मीद करना। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो हमें पहले ही सेट कर देनी होती है पैसिव बनाते समय। सेट कैसे कह रहा हूं मैं, ये जो एक्सपेक्टेड है इसे आप लिख दीजिए इट वाज एक्सपेक्टेड। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है मैं अभी बताऊंगा। इट वाज एक्सपेक्टेड, ध्यान से सुनो एक एक बात को। अब एक्सपेक्ट तो किया गया, लेकिन किसके द्वारा किया गया, रोमन्स के द्वारा। तो वो जो इनकम्प्लीट सेंस है उसे यहीं कंप्लीट करो, तो यहीं लिखेंगे बाय द रोमन्स, बाय द रोमन्स। तो ये यहां से लेके यहां तक मेरे एडजस्ट हो चुके हैं तीनों शब्द, लेकिन अब ये टू कॉन्क्यूर का आदेश बच रहा है। ठीक, और किसी भी सूरत में ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं मैं, क्या इसका बनेगा फिर समझाता हूं। दैट दे वुड कॉन्क्यूर कार्थेज, ये इसका पैसिव बनेगा, जो इसे बुक में भी शायद दे रखा होगा आपको जी, ये दे रखा है। तो अब ये भी पैसिव है बच्चे और ये भी पैसिव है। जैसे मैं आपको वो समझाता हूँ, चार चार ऑप्शन आएंगे, ये भी लिखा मिलेगा, ये भी लिखा मिलेगा, और भी एक भी बना दिए जाएंगे इसी तरीके से आगे पीछे करते शब्दों को। अब आपको उसमें बेस्ट चूज करना है, तो बेस्ट तो नॉर्मली यही होगा, लेकिन हम बात ही करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, समवन वाज एक्सपेक्टेड, कि किसी ने एक्सपेक्ट किया, जबकि यहाँ एक्सपेक्ट किसने किया था, सेंस ही चेंज हो गई। तो मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेंटेंस गलत हो चुका। क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो सेंस नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ रोमन्स की बात थी, यहाँ कौन आ गया, समवन आ गया, तो ये स्कूटी नहीं करेगा सेंटेंस। अब ये देखिए, तो मैंने कहा जो पहली वर्ब है ये इसमें मेन वर्ब है जिसका पैसिव बनना चाहिए, और आपने मुझे बताया था ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो मुझे अब ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट फिर मैं समवन तो लाना नहीं चाहता इसमें, तो मैंने क्या लगाया, इट लगाया। इट क्यों लगाया, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि ऐसी उम्मीद की गई, और मैं कहता हूं मैं उम्मीद करता हूं, तो ये तो एक्टिव हुआ ना, क्योंकि उम्मीद कर कौन रहा है, मैं कर रहा हूं। लेकिन जब मैं बोलूंगा ऐसी उम्मीद की गई, तो डेट मीन्स उम्मीद क्या है, कैसे नॉन लिविंग चीज है, तो उसके लिए न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग होता है। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, ही, फेमिनिन क्या होता है, शी, और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, इट, जो ना ही ना शी। इसलिए यहाँ पे मैंने इट का इस्तेमाल किया। इट वाज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की गई, किसके द्वारा, बाय द रोमन्स के द्वारा। तो पैसिव तो बन चुका है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब यही थी। अब तो बस मुझे इसे एडजस्ट करना था, तो दूसरा वैसे सेंटेंस लिखा। ये जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो बीच में क्या आता है, कनेक्टिव आता है, तो दैट क्या है, कनेक्टिव है। अब इसके बाद जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो मुझे फिर सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो ये काम किया किसने था, रोमन्स ने किया था। अब रोमन्स कोई एक आदमी तो है नहीं, पूरा एक तो देशवासी हो गए वो, तो क्या लिखा मैंने, दे लिखा। कॉन्क्यूर और कार्थेज तो मेरे पास है, लेकिन ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए मुझे यहाँ मॉडल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका वुड का, ठीक, वुड का क्यों करा है ये हम मॉडल में समझ सकते हैं, जब मॉडल वाला पीरियड पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसके कई यूज होते हैं, 6 या 7 केस होते हैं वुड के जहां ये इस्तेमाल हो जाता है इंग्लिश में, इसे ऑलराउंडर कहते हैं एक तरह से, ठीक है। अगर आपके मन में चल रहा हो कि वुड की क्या जरूरत थी, डैड दे कॉन्क्यूर कार्थेज भी तो आप लिख सकते थे, वुड की तो ऐसे हमें कोई यहाँ जरूरत नहीं लग रही है। तो आप ये समझें, अगर मैं दे कॉन्क्यूर कार्थेज लिखूंगा तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के बाद वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। और प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बता रखा है सिर्फ 3 जगह बनता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट और प्रोवर्ब। तो ना तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना ये प्रोवर्ब है, और ना ये हैबिट है, तो मैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चाह के भी नहीं बना सकता। इसलिए मैंने किसका प्रयोग किया, वुड का प्रयोग किया। और थोड़ा सा आपको इजी कंफर्टेबल कराने के लिए मैंने ये बात कह दी कि कई बार मैं इस सेंटेंस को एग्जाम में देख चुका हूँ, तो अगर ये आना होगा तो एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एटलीस्ट ऑप्शन में पढ़ के आप आइडिया लगा सकते हो कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, और आप नंबर ले सकते हो। क्लियर है बात, कोई डाउट है दोबारा बताओ कुछ। कोई जो थोड़े थोड़े डिफरेंट तरह के हैं जो आएंगे तो परेशान तो करेंगे करेंगे, ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट है, डू यू लाइक हिज हैबिट्स, डू यू लाइक हिज हैबिट्स। पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाने से पहले फिर इसकी पहचान करिए कौन सा टेंस है। फिर वही गलती कर रहे हो जो पहले करी थी, इंपेरेटिव में बाद में कुछ सवाल नहीं लगता, क्योंकि इंपेरेटिव या तो कमांड है, या एडवाइस है, या ऑर्डर है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क कैसे लग सकता है। ये पहले मैंने बात कही थी कि शुरू में जब स्टूडेंट डू देखता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चले जाता है, या फिर वो इंपेरेटिव पे जाएगा, क्योंकि इंपेरेटिव की पहचान क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, तो एकदम यहाँ जाता है स्टूडेंट। फिर डू ऑर्डर्स कहाँ आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो होगा तो इन दो में से ही एक। लेकिन थोड़ा सा सोचा करो, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बच्चों ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स। हैबिट्स क्या हुआ, नाउन हुआ, और हमेशा की तरह हिज को आप प्रोनाउन भी कह सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ इस विषय में, ठीक है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, इस बार ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है तो कहाँ से शुरू होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड से,
लेकिन कहीं भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं है। जब क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो इसके हिसाब से आएगी, ये मुझे देखना होगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता अभी, पहले मुझे ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिज हैबिट्स। तो पहले आप इसे लिखिए, हिज हैबिट्स। अब इसे देखिए, सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब या तो इज आती है या आर आती है या एम आता है। क्या लगाओ? तो अब यहाँ पे आर लिखेंगे। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव है नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्ड कोई आता नहीं, ना बी आएगा, ना बीन आएगा, ना बीइंग आएगा। फिर क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। तो लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट कुछ है नहीं। उसके बाद बाई। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है तो यू का इधर जाके भी क्या होगा? यू ही होगा। और बाद में क्या? क्वेश्चन मार्क। तो आर हिज हैबिट्स लाइक बाई यू, ये सब क्या बन गया? पैसिव बन गया। और ये हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, और ये क्या है? थर्ड फॉर्म, इसलिए पैसिव। ठीक। तो जो चीज बिल्कुल सीधी सीधी टेंस से हो जाएगी वहां तो शायद कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। जैसा ये है बिल्कुल इजी सा बन गया रूल से, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। नेक्स्ट है दार्जिलिंग ग्रोज टी। दार्जिलिंग ग्रोज टी, ये सेंटेंस दे रखा है। ठीक। दार्जिलिंग ग्रोज टी, तो इसकी क्या सेंस है? दार्जिलिंग तो जानते ही होंगे, ये स्थान है हिंदुस्तान में। कहाँ पड़ते हैं? दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक। तो वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं कि दार्जिलिंग में जो है चाय का उत्पादन होता है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक। अब देखो वही मैं इंग्लिश की बात करूंगा फिर आपको। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें महसूस करनी पड़ती है। जैसे कल जब मैं आपको पीरियड पढ़ा रहा था तो एक एग्जाम्पल आया था लास्ट में जब पीरियड खत्म हुआ था, जब वो भी बुक कह रहे थे सर ये ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है, ये तो नहीं सोचता सही, ये हो सकता है। तो मैंने वहाँ समझाया था कि कुछ चीज़ें मैं समझा तो सकता हूँ लेकिन समझना वो आप पे निर्भर करेगा, क्योंकि कोई रूल तो है नहीं जो मैंने लाइन खींच के समझा दी। कुछ फील करना पड़ता है सेंटेंस। अब देखिए आप इसी सेंटेंस को देख लो, वो मुझे कल वाली बात फिर याद आई। शुरू में सब्जेक्ट है दार्जिलिंग, तो कोई अगर इसे सोचे तो कोई ये भी तो सोच सकता है कि दार्जिलिंग जो है चाय कैसे उत्पादन कर सके। सोच के देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दार्जिलिंग तो एक स्थान है। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ कि दार्जिलिंग कैसे चाय का उत्पादन कर सका है? दार्जिलिंग में जो काम कर रहे हैं वो चाय को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो सेंटेंस का लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश से मानती है नहीं मानती। तो इन चीजों को हमें फील करना होता है थोड़ा। ये चीज समझाई नहीं जा सकती क्योंकि ये रूल से थोड़ी बाहर है। जैसे जैसे हम इंग्लिश का लेवल बढ़ाएंगे अपना तो चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। फिलहाल दार्जिलिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ग्रोज क्या हो गई? वर्ब हो गई, मेन वर्ब। और टी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनेट है। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल ही बन जाएगा। इंट्रोगेटिव है नहीं, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। कहां से शुरू करें? टी। अब हेल्पिंग वर्ब इसके बाद में आ जाएगी, तो प्रेजेंट डेफिनेट में इज आर में से कोई एक आता है, क्या लगाऊं? इज लगाऊं, क्योंकि जो टी है वो अनकाउंटेबल होता है, क्वांटिटी होती है ना। तो आप चाहे खरीदते भी हैं तो क्या होता है? 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, तो क्वांटिटी है जिसे मैं अनकाउंटेबल कह रहा हूँ, सिंगल ही बनेगी। उसके बाद बताइए, ग्रोज की थर्ड फॉर्म होगी ग्रोन, GROWN, ग्रोन। उसके बाद इन आएगा और बाई नहीं आएगा, बाई दार्जिलिंग। तो नॉर्मली तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा पहले, क्योंकि रूल में मैंने क्या लिख रखा है? बाई लिख रखा है। तो जब आप इसे एक्टिव को पैसिव बनाओगे तो तब चीज क्लियर होगी यार। क्योंकि अगर हम यहाँ बाई लिख रहे हैं तो मतलब कि किसी इंसान का नाम हो, क्योंकि बाई किसके साथ अटैच होता है?
लिविंग बीइंग के साथ कई बार कह चुका हूँ आपसे, लेकिन ये किसी स्थान का नाम है तो बाय इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। और ये एक प्लेस है, एक जगह है। तो अगर आपने प्रीपोजिशन पढ़ रखी हैं, पहले भी पढ़ रखी होंगी, तो बताइए प्लेस से पहले कौन सी दो प्रीपोजिशन आ सकती हैं? दो, मैंने दो पूछी तो दो बताओ। एक तो इन आता है और एक एट आता है। जो प्लेस होते हैं, स्थान होते हैं, उनसे पहले हमेशा दो ही प्रीपोजिशन आएंगी मोस्टली, हमेशा तो नहीं कहना चाहिए, मोस्टली या तो इन आएगा या एट आएगा। और इनमें डिफरेंस भी आप जानते हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनसे पहले क्या आता है? इन आता है। जो छोटे छोटे गांव हैं या छोटे छोटे कस्बे हैं, उनसे पहले क्या आएगा? एट आएगा। वजह फिर वही साफ आएगी। चीज़ों को मैं आपको कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर आप मुझे समझ पाओ तो। ये बात मैंने कह के ख़त्म कर दी, किताबों में ये लिखा होता है कि बड़े स्थानों के लिए इन, छोटे स्थानों के लिए एट, याद कर लीजिए। लेकिन अगर मैं ऐसे सोचूं कि क्यों, तो सोचने का विषय ये है, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, वहाँ लोग आते हैं, आके अपना रोजगार ढूंढते हैं और शायद वहाँ बसते भी हैं, क्योंकि वो शहर बड़े हैं। तो बहुत से लोगों के लिए वो एक परमानेंट प्लेस है। और जहाँ परमानेंसी होती है वहाँ इनका यूज होता है। लेकिन जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, शायद बाहर का कोई आदमी जो मतलब एक बाईपास पे होकर जा रहा है, वहाँ रुकना ना चाहे, बशर्ते कि उसे कोई जरूरत ना हो। वो एक गांव सिर्फ गांव के लोगों का होकर रह जाता है, या उनके जो रिलेटिव वगैरह है वो आ जा सकते हैं। इसलिए वो हर एक के लिए परमानेंट प्लेस नहीं बन सकता। वो बहुतों के लिए क्या है? टेम्परेरी प्लेस। इसलिए उससे पहले हमेशा एट का यूज होता है। समझ रहे हो? और यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल हमेशा याद आता है जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, कई बार मैं एग्जाम में दे चुका हूँ। जो इस स्टूडेंट इस तरह से पढ़ता है कि बड़े शहरों के लिए तो क्या आ गया? इन आ गया, और छोटे शहरों के लिए एट आ गया, वो कहीं ना कहीं गलती खा जाएगा, नंबर अपना खो देगा, क्योंकि वो कुछ पूछते ही इस तरह से हैं। मैं अभी एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो अभी बात खत्म नहीं हुई है, बाकी अलग से थोड़ा सा बता रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आया तो हो जाना चाहिए। जैसे ये आपको याद भी आ जाएगा, जो पहले से सीनियर स्टूडेंट है। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली बट आई हैव टू स्टे डैश मोदीनगर। तो जब ये एग्जाम्पल आता है या इसके जैसे एग्जाम्पल आता है, तो वो दिया ही इसलिए गया है कि वो एग्जामिनर आपकी सोच को पकड़ना चाहता है, क्योंकि आपको सिर्फ याद ही करा के बैठा रखा है कि जहाँ बड़े हैं वहाँ इन और जहाँ छोटे हैं वहाँ एट। अब स्टूडेंट तो यहाँ तक ये सोचना मजबूर हो जा कि जी इसे कहाँ कौन से विषय में लिखूँ जहाँ ये लिख रहा हो कि बड़ा है या छोटा। चलो हम यहाँ मेरठ में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हमें पता है कि मोदीनगर अच्छा खासा प्लेस है। मान लो कोई साउथ इंडियन है, अब उसे क्या पता मोदीनगर क्या है? अब इंग्लिश तो वो भी पढ़ रहा होगा। अगर वहाँ बैठे बैठे उसे कर्नाटक में या तमिलनाडु में ये लाइन आ गई कहीं, तो उसे फिर मोदीनगर पर आना पड़ेगा। पहले उसे देखेगा कि वो मोदीनगर छोटा है या बड़ा है, फिर वो डिसाइड करेगा और फिर भरेगा उसमें इन या एट, क्या ऐसा होना चाहिए। या कहीं ऐसी वेबसाइट हो या कोई ऐसी डिक्शनरी हो, उनको जी ये तो डेफिनेशन है छोटों की और ये डेफिनेशन है बड़ों की। या कुछ ऐसा हो, मुझे दिल्ली में तो कम लेटर आ रहे, ये तो छोटा है, इसमें ज़्यादा आ रहे और ये बड़ा है। क्या ऐसा है संभव? नहीं है। तो हमें फील करना पड़ेगा सेंटेंस को। यहाँ हमारे रूल्स काम नहीं करने हैं। हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो क्या थी? दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं है, यहाँ एक कॉमन सेंस की बात है। मेरी जो डेस्टिनेशन है वो दिल्ली थी, बट आई हैव टू स्टे डैश मोदीनगर। मुझे किसी वजह से मोदीनगर रुकना पड़ गया। अब मैं यहाँ ये नहीं सोचूंगा कि मोदीनगर छोटा है या बड़ा है। मेरी प्रायोरिटी दिल्ली थी, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था।
शायद गाड़ी खराब हो गई, शायद कोई काम इमरजेंसी में आ गया, शायद फोन आ गया, मुझे बाई चांस वहां स्टे करना पड़ा, तो मोदी नगर मेरे लिए टेम्परेरी प्लेस हुआ। और जब टेम्परेरी प्लेस हुआ तो मैं यहाँ चाह के भी इनका यूज नहीं कर सकता। क्या करूंगा? ऐड करूंगा। ये तो मैंने, अगर मान लिया आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो आप कहोगे कि दिल्ली तो बड़ा ही है और मोदी नगर छोटा है। मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, मैं दिल्ली से आगे कोई लिख सकता हूँ, मैं दोनों बड़े भी दिखा सकता हूँ। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो कोई आपसे कहे कि भाई दिल्ली से पहले तो हमेशा ए नहीं आता है, लो मैं लिख के दिखाऊं 3 सेंटेंस, दिल्ली से पहले कहा क्या आएगा? एट आएगा। कौन कह रहा है दिल्ली से पहले इन आएगा? तो ये चीजें क्या हुई? फील करने वाली हुई या नहीं हुई? किताब तो ये बता के हट गई, टीचर तो ये बता के हट गया कि बड़े स्थानों से पहले इन आएगा और छोटे स्थानों से पहले एट आएगा। तो लॉजिकल चीजें हमें थोड़ी थिंक करनी पड़ती हैं कि वो सेंटेंस किसी ने दिया है तो क्या सोच कर दिया, और तभी से हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो एक अलग से बात हो गई, समझ में आ गई होगी आपको। अब ये जो सेंटेंस है ये हमने बना दिया, लेकिन जो बाई है क्या है? गलत है। क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए, क्योंकि दार्जिलिंग एक स्थान है और किसी भी स्थान से पहले इन आता है या एट आता है, इसी तो चर्चा ही हो रही है अभी, ठीक है। और दार्जिलिंग एक फेमस है और यहाँ कोई कंपैरिजन भी नहीं हो रहा इस तरह से, तो फिर क्या लगाएंगे? इन ही लगाएंगे। तो क्या आपने यहाँ एट लगा दिया तो इसकी सेंस ये हो जाएगी भाई चाय तो उगाई नहीं जाती, कभी उगा लेते हैं और कभी नहीं उगाते। बाकी दार्जिलिंग तो फेमस है, तो क्या है? परमानेंसी है, तो अपने साथ क्या लेके चलेगा? इन लेके चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, एक सिंपल सेंटेंस ही है, हु इज क्रिएटिंग दिस मैस? हु इज क्रिएटिंग दिस मैस? तो बताइए भाई कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इजारे में से कोई एक है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और इंटरोगेटिव भी है, तो शुरू में हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। शुरू में हु दिखाई दे रहा है तो बाय होम लिखेंगे, क्योंकि हु तो जहां आ जाएगा एक्टिव पैसिव में, बाय होम लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड बन गया, अब ऑब्जेक्ट चाहिए तो फिर मार्किंग कर लेता हूं, उसकी में क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, दिस मैस। मैस माने कई यूज होते हैं इसके, यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है, गड़बड़ी है ना। यहाँ पे जो सेंटेंस में हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, तो कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो बाय होम दिस मैस, मैस क्या है? सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल है, और वैसे भी दिस लिख रहा है, जिसके साथ आता है सिंगुलर के साथ ही आता है, तो यहाँ क्या लिखूं? इजी आएगा। तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया, ये हो गया, नोट है नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड किसमें आता है? बीइंग, है ना, कोई कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे आ गया आपका बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है? क्रिएटेड। उसके बाद बाय आएगा नहीं क्योंकि पहले आ चुका है, और सब्जेक्ट होता ही नहीं हो वाले सेंटेंस में, यहीं का लग जाएगा क्वेश्चन। तो बाय होम इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड, ये इनका पैसिव बन गया। तो आपको पता चल रहा होगा कि एकदम सेंटेंस को देख के पता चल जाएगा कि ये एक्टिव है या पैसिव है और कौन से टेंस का है। ठीक, कुछ दिनों में जो इंग्लिश में अपने आप को ज्यादा अच्छा नहीं समझते थे, काफी इंप्रूवमेंट हुआ होगा आपके अंदर, है ना। बस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगर इसको ऐसे बोल दे, by whom this mass has been created, बेटा जैसे कि मैं कहा, ऐसे अगर ऐसे बोले तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ग्रामर तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे मैं क्या के बात करता नहीं, स्पोकन इंग्लिश
अलग है और ग्रामेटिकल अलग है। स्पोकन इंग्लिश का मतलब सिर्फ ये होता है कि मुझे आपको अपनी बात समझानी है। सामने वाला ये भी नहीं कहेगा कि भैया तू हैज क्यों लगा रहा है। जब उसे वो सेंटेंस क्लियर हो गया तो उसे क्या जरूरत पड़ रही है कि आपको ग्रामर में वो करेक्ट करे। लेकिन ग्रामर तो ये कहेगी कि अगर मान लिया इज है और अपनी प्रॉपर जगह है तभी ग्रामर है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहीं से कहीं तक भी हैज का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। और होगा भी तो किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसे भी नहीं होता, सब पढ़ाया है मैंने आपको, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं। बाकी बोलना चाहो तो बोल सकते। नेक्स्ट है, ये उतार तो लिया होगा आपने, जिसे उतारना है इस साइड करो। अभी एक एग्जाम्पल आ रहा है, जिसे करने से पहले एक टॉपिक समझते हैं। बता भी ये बस रिवाइज करवा रहा हूँ। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं सभी जानते हैं कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5, ठीक है, जिनसे हम सेंस करते हैं। हमारी बॉडी सेंस करती है, सेंस मतलब अनुभव करती है। तो कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों में? नंबर 1 बोलिए। आई देख सकते हैं, नोज सूंघ सकते हैं, ईयर्स सुन सकते हैं, स्किन महसूस कर सकते हैं, और टंग बोलना नहीं, टेस्ट बोलना कोई सेंस ऑर्गन नहीं। ये बेटा ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन से बॉडी के अंदर। तो जब इनकी वर्ब बनाएंगे, आई का जो वर्ब बने क्या है? सी, देखना। नोज का क्या है? सूंघना, जिसे स्मेल बोल देते हैं। ईयर्स क्या है? सुनना, ईयर। स्किन होता है फील करना, काम है इसका। और टंग का मतलब क्या है? टेस्ट करना, काम है इसका। तो ये जो 5 वर्ब बन के आएंगे हैं, ये वर्ब है। इन्हें हम वर्ब ऑफ सेंस ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। बाकी थोड़ा सा अच्छा बोला जाए तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। क्योंकि परसेप्शन का मतलब यही होता है महसूस करना, ठीक। ये तो बात होगी एक अलग। अब एक एग्जाम्पल आता है एक्टिव पैसिव में, जिसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया, और आता क्या है उसे देख लेते हैं। कई एग्जाम में वो आ चुका है तो बता रहा हूँ। जिसे आता है वो अपना रिवाइज कर लो, जिसे नहीं आता वो सीख लो। एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है मुझे, द फ्रूट टेस्ट स्वीट। द फ्रूट टेस्ट स्वीट, ये एग्जाम्पल है, ठीक। एक्टिव है, पैसिव तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, क्योंकि पैसिव का मतलब तो वही है हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो पैसिव तो मैं कह नहीं सकता, जब पैसिव नहीं कह सकता तो क्या कहूंगा? एक्टिव ही कहूंगा, ठीक। अब जब मैं इसे पहली नजर से देखता हूँ, लेकिन नॉर्मल नजर से देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, तो कुछ भी टेंस क्या है तो आप कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्योंकि जो फ्रूट है, कुछ फलों को छोड़ दिया जाए तो वे मीठे हैं और मीठे ही रहेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना भी चाहिए नोशन। जब हम इसे पैसिव बनाएंगे, पहले हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है,
ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। बनाना शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, लिख लिया गया स्वीट, और स्वीट सिंगलर माना जाएगा तो क्या लिख लिया, इज, और बनेगा तो है नहीं, बाकी फिर भी बनाया जा रहा है जबरदस्ती करके। नोट तो है नहीं, एक्स्ट्रा वर्ब इसमें आता नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेस्टेड। उसके बाद बाई लगा देंगे, द फ्रूट, है ना। ये काम उन स्टूडेंट को समर्पित है जो सिर्फ आंकड़ों में उलझे रहते हैं। मुझे बस एक लाइन बता दी और हमारा पैसे तो बन जाएगा, ठीक ना। हमें उसकी सेंस से मतलब है, सेंटेंस क्या था, क्या बिगड़ा है, नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं होता। अब देखिए क्या बना सेंटेंस, स्वीट इज टेस्टेड। स्वीट क्या था, एडजेक्टिव था, क्योंकि ये किसकी सेंस बता रहा था, फ्रूट की। मैंने इसे ऑब्जेक्ट लिख रखा है, ठीक, क्योंकि मैं उसे समझ गया, किसे, जो स्वीट होती है खाने वाली। बाकी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, किसा करेगा, एडजेक्टिव। इसे एडजेक्टिव लिखिए आप, क्योंकि फल मीठे हैं, तो ये सब किसकी विशेषता बता रहा है, फ्रूट्स की। और फ्रूट्स क्या है, नाउन, तो ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो अब एडजेक्टिव तो क्या बना कर रख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट बना कर रख दिया। कोई कुछ ना कुछ तो मुझे भेड़ नहीं था। तो स्वीट इज टेस्टेड बाय द फ्रूट, पता नहीं क्या बनाया है, तो इसमें तो हिंदी निकालने भी जीप तिरछी हो जाएगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। अब इसका मुझे पैसे बनाना है, ठीक, तो ये अलग तरीके से बनता है। आप में से किसी को याद हो, किसी को पता हो, तो पहले आप बताओ। पहले करा रखा है मैंने, Is sweet when it is tasted. दोबारा से बोलो। The fruit is sweet when it is tasted. सब कुछ सही है, थोड़ा फिर भी गलती है। और कुछ इंप्रूव करना चाहता है ऐसा कोई? नहीं। जब इन पांचों में से कोई भी एक वर्ब आ जाएगी, पहचान तो ये है, क्या आ रही है, तो जो मैं तरीका अप्लाई करने जा रहा हूं वही तरीका अप्लाई होगा, अन्यथा वो किसी से बनेगा नहीं, ठीक। तो होगा क्या, शुरू में जो सब्जेक्ट है ऐसे लिखिए जैसे बोल रहे थे, द फ्रूट। अब ये प्रेजेंट डेफिनिट है, तो प्रेजेंट डेफिनिट क्या लेता है, इज आर एम, तो फ्रूट क्या है, सिंगुलर है। आप तो शायद सही बोल रहे थे, सही है, मैं फ्रूट समझ रहा था, अब सही। द फ्रूट इज आ गया, उसके बाद इसे छोड़ देंगे, वर्ब नहीं लिखनी है, सीधा यहाँ आ जाओ एडजेक्टिव, द फ्रूट इज स्वीट। इसे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इसे पैसिव बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है क्रिएट, उससे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब भी क्रिएट करनी है, तभी तो पैसिव बनेगा। तो द फ्रूट इज स्वीट, ये हो गया। अब मैं अकेला सब तो लिख नहीं सकता, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, कहाँ लिखा था, मिटो दिया मैंने, जहाँ दो सेंटेंस आए थे, डैड से जोड़ा था मैंने, तो यहाँ पे एक इस्तेमाल कर लो वैन, हमेशा ही वैन आएगा। और अब यहाँ ये देखना कि जो फ्रूट है ये सिंगुलर है या तो फ्रूट सिंगुलर है, तो आप इट का भी यूज करोगे। अगर यहाँ फ्रूट्स लिखा होता तो दे का यूज करते फिर आप, तो वैन इट, फिर दोबारा से इज लिखा जाएगा, और अब इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, वैन इट इज। इस तरह से पैसिव, द फ्रूट इज स्वीट व्हेन इट इज, और यह है हेल्पिंग वर्ब बच्चों, और यह है थर्ड फॉर्म, जिस वजह से पैसिव हो गया। तो इन पांचों में से जब वर्ब आ जाए और फीलिंग इस तरह की हो तब ऐसा बनेगा। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इन पांचों में से कहीं भी कोई वर्ब आ जाए, तो नॉर्मल सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन जहां सेंस ऑफ ऑर्गन्स की बात हो रही हो, जहां वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात हो रही हो, क्योंकि फ्रूट टेस्ट में मीठे हैं, तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन ही तो हुई ना, ये वो फीलिंग आ रही है, तब ये काम करना, ठीक है।
समय तो हो चुका है, बाकी एक एग्जाम्पल और कर दूं, बाकी फिर कल करेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल और लेके दिखाता हूँ आपको। इस बार है द फेदर feels soft. The feather feels soft. feather क्या होता है? पंख। फील माने महसूस करना, सॉफ्ट फील हो रहा है, तो फील आ गया, पहचान हो गई मुझे। ऐसे बनाना है तो बस सीधा बना दीजिए। द फेदर, फेदर क्या है? सिंगुलर, इज आ गया, सॉफ्ट when it is, और feel की थर्ड फॉर्म felt. The feather is soft when it is felt. ये इसका पैसिव बन गया, और हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म, दिस इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पैसिव। समझ आ गई बात? ये भी पेपर एग्जाम में आ चुका है, इसका ध्यान रखना। चलिए बस इस पीरियड में इतना ही, बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट है शायद मैं कल करा दूं, उसके बाद फिर अगला पीरियड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस के लिए मैं कह ही चुका हूं, आपके जो वेबसाइट है सब चीज़ अवेलेबल है वहां पे, बस आपको सर्च करना है, सब चीज़ें आपकी अवेलेबल है। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे आप मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट करेंगे।